हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति होती क्या है, या उसका काम क्या होता है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस संस्था की होती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये करेंसी का फ्लो ऑफ करेंसी है इन इकोनॉमी, उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मुलेटिंग करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी देश की केंद्रीय बैंक की होती है। जैसे यूएस की बात करते हैं तो वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मुलेटिंग कौन करता है? फेडरल बैंक करता है, क्योंकि वहां की वो सेंट्रल बैंक है। लेकिन अपने यहाँ भारत में सेंट्रल बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक, आरबीआई। तो भारत में मौद्रिक नीतियों का निर्माण या उसका फॉर्मुलेशन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है। और 1 अप्रैल को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर देता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर देता है और आने वाले हर 2 महीना में उसको रिवाइज करता रहता है, मतलब उसको रिव्यू करता है। मतलब 1 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, फिर उसके 2 महीने बाद उसका रिव्यू करेगा कि जिस उद्देश्य के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी, क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये सब देखने के लिए बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर लिखेंगे, मेरे साथ मॉनेटरी पॉलिसी हेडिंग डाल देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी लिखना है पेरेंट। मॉनेटरी पॉलिसी आर रिलेटेड, लिख लेना, आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ मनी, या इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ मनी और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, विद द, जो मैंने अभी आपको लिखवाया वो समझाया, उसी को लिखवा रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ दीज, with the help of these policies, the central bank of a country tries to control the flow of money, the flow of money। ठीक है, फिर लिखेंगे these policies are the responsibility of the central बैंक। मतलब उस देश की सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करे। ठीक है, फिर से यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया policies in India are formulated by the RBI, Reserve Bank of India। ठीक है, in the month of April, and are and they are revised after every 2 months।
अब बात कर लेते हैं जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो एक हेडिंग डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो पहला इसमें लिखेंगे, फर्स्ट क्या है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि किसी भी देश में जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की। ये हमने पढ़ा जब हमने इन्फ्लेशन को अच्छे से पूरा डिस्कशन किया, वहां पर चीजों को देखा। तो किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आरबीआई क्या काम करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। फिर दूसरा, टू मैनेज या टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो आर्थिक समृद्धि है उसको क्या करना, उसको मैनेज करे। तीसरा, जो एक्सचेंज रेट है उसका क्या करे, मैनेजमेंट करे। एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट करे, ये क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जब हम एक डॉलर को खरीदते हैं तो हमको कितने रुपये खर्च करना पड़ते हैं, या इसका बाइस वर्षा क्या है कि जैसे कि हम डॉलर की तुलना में कर रहे हैं तो डॉलर की कंपेयर कर रहे हैं, तो डॉलर का ये लेते हैं कि अगर हम एक रुपया बेचते हैं, या मतलब एक डॉलर बेचते हैं तो कितना रुपया प्राप्त होता है। मतलब दोबारा से समझ लीजिए एस्पायरेंट, कि अगर हमको एक डॉलर खरीदना हो, बाय करना हो, तो हम ये देखते हैं कि कितने रुपये हमको खर्च करना पड़ रहा है, कितना इंडियन रुपया हमको खर्च करना पड़ रहा है। या इसका उल्टा क्या है कि जब हम एक डॉलर को बेचते हैं तो हमको कितना रुपया प्राप्त होता है। जैसे डॉलर स्टेबल रहता है, लेकिन डॉलर की तुलना में रुपया सस्ता या कमजोर होता रहता है, कमजोर या महंगा या मजबूत होता रहता है। अगर रुपया डॉलर की तुलना में कमजोर हो रहा है तो उसके कुछ प्रॉफिट होते हैं और कुछ लॉस होते हैं। सेम ही दूसरी तरह से अगर रुपया कमजोर हो रहा है या महंगा हो रहा है या मजबूत हो रहा है, इन सब के कुछ प्रॉफिट भी होते हैं और इन सब के कुछ नेगेटिव भी होते हैं। वो देखेंगे जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे इसी यूनिट में लास्ट में, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में कुछ टूल्स को अपनाता है। उन टूल्स को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, या एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, जो टूल्स हैं, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इकोनॉमी मनी। टूल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरे नॉन ट्रेडिशनल। जो नॉर्मल कंडीशन रहती है उसमें ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन जब ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो जाते हैं या अपना इफेक्ट डालने में सक्षम नहीं होते हैं, तब आरबीआई मूव करती है नॉन ट्रेडिशनल टूल की तरफ। इसको भी लिख लेते हैं, है ना, इतना पॉइंट को। फिर हम टूल्स जो हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है ना, ट्रेडिशनल टूल्स आर दोज टूल्स आर दोज टूल्स that are used by the central bank used by the central bank in normal circumstances, या नॉर्मल कंडीशन लिख सकते हैं। if these tools fails to create
an impact than non-traditional tools are used। हाँ, कि ट्रेडिशनल टूल्स जब फेल हो जाते हैं तो किसको यूज किया जाता है, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले एस्पायरेंट टूल्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं कौन सा टूल, ट्रेडिशनल टूल्स। और इस साइड में लिख लेते हैं नॉन ट्रेडिशनल। तो पहले यहाँ पर जो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हैं ये तीन तरह के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। इनको लिख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट है हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हेलीकॉप्टर ड्रॉप या इसी को बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, है ना, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी। फिर आता है दूसरा हेलीकॉप्टर होवर। हेलीकॉप्टर होवर। और थर्ड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब हेलीकॉप्टर ड्रॉपर ड्रॉप का मतलब क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम हो जाती है तो आरबीआई नए नोटों का प्रिंटिंग करती है और क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है मार्केट में, मतलब इकोनॉमी में आकर ड्रॉप कर देती है। इससे क्या हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है लोगों के पास ज्यादा इनकम आ रही, मतलब लोगों के पास ज्यादा सेविंग्स है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है। कि जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो लोगों के में ही डिवाइड किया जाएगा, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो एज पेरेंट्स यहाँ क्या होता है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो लोग डिमांड जनरेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, डिमांड जनरेट करते हैं। और डिमांड जनरेट करते हैं तो सीधी सी बात है सप्लाई टाइम पर होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन होता रहता है। और जब प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी का साइज बढ़ता है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब पहली क्लास हमने डिस्कस किया था वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप में, हेलीकॉप्टर मनी करते हैं। फिर दूसरा क्या है, हेलीकॉप्टर हूवर। कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा, मार्केट या इकोनॉमी कह सकते हैं, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है तो लिक्विडिटी कम करने के लिए जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं अगर उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है या नहीं हो रहा है तो आरबीआई क्या काम करती है, हेलीकॉप्टर हूवर को अपनाती है। हेलीकॉप्टर हूवर का मतलब क्या है भाई, हेलीकॉप्टर हूवर का मतलब है हेलीकॉप्टर की तरह आएगा ऊपर से और जहां जहां लिक्विडिटी है उनको लोगों को जी सैक दे जाएगा, जिससे मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आगे आपको समझ में आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाएगा। और वहां से जो जहां लिक्विडिटी ज्यादा होगी वहां से लिक्विडिटी को ऊपर सक कर लेगा, मतलब खींच लेगा। हेलीकॉप्टर हूवर का मतलब यह है, तो लिक्विडिटी को मैनेज कर देगा। फिर तीसरा क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। जनरल कंडीशन क्या होती है कि जो आरबीआई बैंक को रुपया देता है तो रेपो रेट पर करता है काम, लेकिन जब बैंक आरबीआई को रुपया देती है तो रिवर्स रेपो रेट पर काम होता है ना। तो वहां पर क्या काम करे, कोई बैंक है जो आरबीआई को पैसा दे रहा है, मतलब लोन के रूप में दे रहा है, तो आरबीआई उस पर क्या देगा, ब्याज अदा करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में क्या कि रन की कंडीशन हो जाती है, जो आदमी व्यक्ति लोन लेता है वो लोन टाइम पर नहीं चुकाता है, तो आरबीआई क्या काम करते हैं, सो बैंक क्या काम करते हैं, जो पैसा जाना चाहिए था किसके पास, कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास, वो कहाँ जाता है, वापस चला जाता है आरबीआई के पास। तो ऐसे में आरबीआई उस पैसे पर जो रिवर्स रेपो रेट है उस पर रिवर्स रेपो रेट की दर से इंटरेस्ट ना देने की बजाय बल्कि इंटरेस्ट को काट लेते हैं, इसी को कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको समझा देता हूँ इसको, यही फिर आगे भी समझ लेंगे। ये क्या है, ये आरबीआई है, ये क्या है, बैंक है, ये क्या है, इधर कोई
कस्टमर, ठीक है। तो इसने क्या काम किया भैया, आरबीआई इसको देता है पैसा तो होता है रेपो रेट, लेकिन जब बैंक इसको देता है वापस तो क्या होता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आगे समझ में आएगा। तो आरबीआई ने इसको क्या दिया, एक अमाउंट दिया। तो इस बैंक को किसको देना था, कस्टमर को देना था। लेकिन बैंक को ये कंडीशन है कि बैंक इस टेंशन में रह जाता है कि किसको पैसा दिया जाए और किसको पैसा ना दिया जाए, क्योंकि मार्केट में बैंक रन की कंडीशन है, या जो लोग हैं वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, मतलब बैंक का पैसा ले लेते हैं और बैंक का पैसा वापस चुकाने में ढील करते हैं, मतलब वापस पैसा नहीं चुका पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक चाहे कम रेट पर ही सही लेकिन प्रॉफिट तो बनता है। तो बैंक क्या काम कर देती है, इस पैसे को वापस कहाँ रख देती है, आरबीआई के पास रख देती है, क्योंकि जो आरबीआई के पास रखा गया पैसा होता है उस पर रिवर्स रेपो रेट मिलता है। तो जब आरबीआई ये सारी मैकेनिज्म को देखता है तो आरबीआई जो ये रेपो रेट प्लस करना था ना, इसे प्लस करने की बजाय क्या कर देता है, माइनस कर देता है। मतलब जो पैसा रखा है उस पैसे पर ब्याज काट लेगा। मतलब इसने मान लेते हैं इसने 100 करोड़ रुपया रखा, ठीक है, और मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% मान लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ये 4% मान लेते हैं, थोड़ा परसेंट निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 4% पे इसको रखा था। तो अब आरबीआई ने देखा मैकेनिज्म की ये पैसा जाना कहाँ चाहिए था, इकोनॉमी, कस्टमर से बैंक के वहां तक जाना चाहिए था, लेकिन बैंक ने लोन ना दिया। लोन किसको दे दिया वापस, आरबीआई को दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा एस्पायरेंट, जो 104 करोड़ रुपए देना था बैंक वापस आरबीआई को, लेकिन आरबीआई 104 करोड़ ना रुपया देकर, बल्कि ये जो 4 करोड़ है इसको क्या कर देती है, कट कर लेती है, और कितना रुपया देती है डायरेक्ट, 96 करोड़ रुपया देती है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। आइए अब चलते हैं जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से हैं उनको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो एज पर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्वांटिटिव और दूसरे क्वालिटेटिव, है ना। इसको बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण और इसको बोलते हैं गुणात्मक उपकरण, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो ये कितने हैं, ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन से, क्वांटिटिव टूल्स। पहला, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, आगे जब इनको पढ़ाऊंगा तो वहां इसकी इनकी फुल फॉर्म जरूर लिखूंगा। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएंगे एस्पायरेंट, फिर आपको दिक्कत होगी चीजों को समझ। दूसरा क्या होता है, एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा क्या है भाई, चौथा है बैंक रेट। पांचवा है रेपो रेट और छठवा है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। सातवां है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और आठवां है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्वालिटेटिव टूल्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं तो उनको लिख लेंगे मेरे साथ। ये 4 प्रकार के हैं, है ना, 4 हैं। इनके चारों का मैं आपको नाम लिख देता हूं। पहला, मोरल क्वेश्चन, मोरल क्वेश्चन। दूसरा, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। तीसरा,
क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। और फोर्थ, मार्जिन मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो 8 तो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में यूज किसको किया जाता है? क्वांटिटेटिव टूल्स को ही यूज किया जाता है। जब क्वांटिटेटिव टूल्स फेल हो जाते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स को भी यूज किया लिया जाता है, लेकिन इनको दोनों भी को भी एक साथ यूज किया जा सकता है, मतलब क्वालिटेटिव टूल्स को भी और क्वांटिटेटिव टूल्स को भी। या मैं ये कह दूं कि जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनका जो दोनों कंडीशन, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, लेकिन जब ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो जाते हैं या इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं इकोनॉमी में, तो आरबीआई मूव करती है नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की तरफ, हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी, और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ चलती है। तो ये मैंने आपको यहां तक समझा दिया। अब एक काम और करते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं इनको एक एक कर कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। स्टांस का मतलब कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। तो आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करती है तो 3 प्रकार के टूल्स को मेनली अपनाती है। वो टूल्स कौन कौन से हैं, आइए उनकी तरफ चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, पहला टूल्स है ना एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट न्यूट्रल, और नेक्स्ट कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग मतलब जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में कहती है कि हम अकोमोडेशन का स्टांस को अपनाए हुए हैं, अकोमोडेशन का स्टांस को अपनाए हुए हैं, मतलब आरबीआई क्या काम कर रही है? रेपो रेट को कम कर रही है ना, रेपो रेट को कम कर रही है, मतलब मेनली फोकस ऑन ग्रोथ, है ना। किसको टारगेट कर रही है? मेनली ग्रोथ को टारगेट कर रही है। अगर आरबीआई कहती है कि हम न्यूट्रल रहते हैं, कि मतलब जो पहला स्टांस चलता आ रहा था वही स्टांस को चलाते जा रहे हैं। अगर हम बात कर रहे थे कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की, तो जिस प्रकार से आपके घर में आपके फादर वगैरह कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ को क्या करके चलना है, टाइट करके चलना है, मतलब अभी सीधा सीधा सा मतलब है कि अभी थोड़ा घर में फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप की कुछ सिचुएशन चल रही है, मतलब ठीक तरीके से सिचुएशन अभी नहीं चल रही है, तो कहते हैं कुछ दिन टाइट करके हाथ को चलाइएगा। तो आरबीआई भी यही सब काम करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आरबीआई है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। तो मेनली फोकस किसको कर रहा है? फोकस ऑन इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। मेनली फोकस किस पे कर रहा है? इन्फ्लेशन पे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से मैं आपको बताता हूं एक चीज और। अगर आरबीआई कहता है कि जो हमारा रेपो रेट है, क्या है? जो रेपो रेट है, अगर कहता है कि हम आरबीआई क्या कहता है कि अगर हम रेपो रेट को घटा रहे, सीधा सा मतलब है कि वो मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ना चाहते हैं। मैं लिख देता हूं ना, लिक्विडिटी ड्रॉप कर रही है आरबीआई, मतलब लोगों के पास पैसा छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब रेपो रेट कम होगा, मतलब रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई से बैंक को पैसा मिलता है, तो जब आरबीआई से बैंक को पैसा सस्ते दामों पर मिल रहा है एस्पायरेंट, तो बैंक भी क्या काम करेंगे? आगे सस्ते दामों पर अपने कस्टमर्स को देंगे, तो कस्टमर्स भी क्या करेंगे? लोन लेंगे और उसको इंजॉय करेंगे। इंजॉय का मतलब कंज्यूम
करेंगे, मतलब डिमांड को जनरेट करेंगे। तो जब लिक्विडिटी ड्रॉप कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना। और जब डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी तो उस चीज का क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है। और जीडीपी के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, है ना। एक तो हो गया ये जो मैंने लिखा था एकोमोडेशन का, क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम समझा दिया। अब लिखते हैं एक दूसरी कंडीशन एस्पेरेंट। जैसे आपने कहा या आरबीआई बोली कि हम एक काम करते हैं, जो रेपो रेट है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी है अ, उससे क्या करना करते हैं, लिक्विडिटी को कम करना चाहती है, लिक्विडिटी को कम करना चाहती है आरबीआई। तो इसका मतलब क्या है, जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा भी कम रहेगा, ठीक है। और जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना। और सीधी सी बात है, जब किसी चीज का डिमांड कम हो जाती है तो उस चीज का प्राइस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो प्राइस बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जब प्राइस कम होता है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। वो आगे समझ में आ जाएगा, बस मैंने आपको समझा दिया डिफ्लेशन। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइस कम हो रहे हैं मतलब क्या है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल की बात हमने बताई थी उसी बात को ये फोकस को देखते हैं। फोकस किस पे किया जा रहा है, इन्फ्लेशन पे। इतनी सी बात। अब जब भी मैं ये कहूंगा कि आरबीआई रेपो रेट कम कर रही है तो आपके माइंड में एक मैसेज जाना चाहिए, अच्छा आरबीआई रेपो रेट कम कर रही है मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी हुई है, मतलब ज्यादा है या बनी हुई है, ये कह सकते हैं। या मतलब लिक्विडिटी ज्यादा बनी हुई है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी भी, और जीडीपी बढ़ रहा है तो ग्रोथ बढ़ती जा रही है। लेकिन आरबीआई जो है वो रेपो रेट को एकदम कम नहीं रख सकती। जैसे कि अगर आप कोविड-19 का दौर देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट 4% तक रख दी थी, जो अभी लगभग कितना है, 6.5% या उससे ज्यादा बनी हुई है। अगर अभी मैं कहूं कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है तो आपके माइंड में सीधा सा ध्यान आना चाहिए कि अच्छा आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है मतलब लिक्विडिटी को मार्केट में कम करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है इससे डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है ना, डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है। और जब डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है तो प्रोडक्शन हो रहा है, या डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है तो सीधी सी बात क्या है, प्राइस बढ़ रहे हैं। ऐसे भी सोचिए भाई डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा अगर सप्लाई ना हो पाएगी तो। वही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। आपको दो पॉइंट याद रखने हैं एस्पेरेंट की, अगर रेपो रेट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कहूं कि जो रेपो रेट है वो रेपो रेट कम हो रही है तो एस्पेरेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि आरबीआई मेनली फोकस कर रही है ग्रोथ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो आज का स्टांस था वो स्टांस हमने देख लिया कि व्हाट इज द आरबीआई स्टेप द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, द फॉर्मेटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई करती है तो कौन कौन से स्टांस अपनाए जाते हैं। फिर हमने टूल्स की भी बात कर ली, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, है ना। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, टोटल 8 टूल्स है। कौन कौन से, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। एंड सेवंथ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड एट्थ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जो सबसे इसमें अभी न्यूली है वो है SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसको ऐड किया गया है। तो आइए चलते हैं जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स है या जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उनकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ से डिस्कस आगे करते हैं।
जो टूल्स है यहाँ तक हो गए थे। अब बात करते हैं जो ये क्वांटिटेटिव टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ट्रेडिशनल टूल्स, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लिख लेना। क्वांटिटेटिव टूल्स से पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूँ, एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, क्योंकि बार बार ये यूज होगा। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या होता है, इसके बारे में बात। ये है आप, या मैं मान लेता हूँ ये मैं हूं, और ये क्या है, कोई बैंक है, और ये है आप, है ना, यू। तो मैंने बैंक को क्या दिया, अपना पैसा जमा किया। मैंने बैंक में क्या किया, अपना पैसा जमा किया, अमाउंट जमा की। ठीक है, और बैंक मेरे को एक समय के बाद, मान ली मैंने सेविंग अकाउंट में जमा किया था, तो बैंक एक समय के बाद जब मैं आपको अपना पैसा निकालूंगा, तो अमाउंट प्लस के जो भी इंटरेस्ट रहेगी उसको मुझे पे करेगा। माना मैंने 100 रुपये यहाँ पर जमा कर दिए, तो 100 रुपये प्लस 4%, 2% जो भी ब्याज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा इसमें ऐड करके मेरे को वापस मिल जाएगा। लेकिन अब इससे क्या, जो ये बैंक है इसने आपको यहाँ पर लोन लोन दिया। मान लो यहाँ पर जो रेट थी वो कितनी थी, 3% मान लेते हैं, 2 तो बहुत कम है ना, 3% मान लेते हैं। रेट कितना मानते हैं, 3% मान लेते हैं। तो यहाँ बैंक ने इसको लोन दिया 6% पे, या 8% पे मान लेते हैं। कितने पे, 8%। इसको रेज कर देते हैं यहाँ से, अभी दोबारा से 8% पे लोन दिया। तो मतलब जब आपका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा, तो आप बैंक को क्या करेंगे, जो आपका अमाउंट था प्लस के 8% इंटरेस्ट रेट आप दे देंगे। मानो इसने क्या दिया था, समझने के लिए मान लेते हैं 100 रुपये, तो ये वापस कितना करेगा, 103 रुपये। यहाँ 100 रुपये इसने दे दिया आपको लोन, आप इसको वापस कितना करेंगे, 108 रुपीज, है ना। समझने के लिए 100 पे ही मैं चीजों को आपको समझाता आ रहा हूँ, और 100 पर ही आपको समझाते आगे तक चलेंगे। तो जो ये 103 है, जो ये 103 है, और जो ये 108 है, इन दोनों के बीच में जो ये 5 का डिफरेंस है, ये बैंक का कहलाता है एस्पायरेंट एसेट। ये बैंक का क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। लेकिन जो ये पैसा, जो ये वापस दिया जा रहा है, जो ये पैसा वापस दिया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, लायबिलिटी। क्या कहलाता है, एस्पायरेंट लायबिलिटी कहलाता है। तो इसी चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब एनडीटीएल को डिफाइन कर देते हैं। एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। इसमें जब हम डिमांड लायबिलिटीज को, डिमांड लायबिलिटीज क्या होती है समझाऊंगा अभी। और टाइम लायबिलिटीज को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, एनडीटीएल सामने आता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिमांड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, उसको लिख लेता हूं। यहाँ पर डिमांड लायबिलिटीज का मतलब है कि जो पैसा आपने या मैंने करेंट अकाउंट के रूप में, और या फिर सेविंग अकाउंट के रूप में जमा किया है, वो क्या कहलाएगा,
डिमांड लायबिलिटीज मतलब इस पैसे को कभी भी निकाला जा सकता है। मैंने आज अपने सेविंग अकाउंट में या आपके परिवार वालों ने, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपको खर्चे के लिए पैसे भेजा, आपको भेजते ही हैं अभी वो, तो आपको खर्चे के लिए पैसे भेजे, या मेरे मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, आप नहीं मान लेते, मेरे घर वालों ने जो मेरे को पैसे भेजे बैंक में, ठीक है, बैंक में आए 10,000 रुपये, उन्होंने डाले, मैं तुरंत निकालने पहुंच गया। तो बैंक जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा होता है या डिमांड लायबिलिटीज का पैसा होता है, उस पैसे से लोन किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक अभी सोच ही रहा था कि मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, मैं इसको किसी को लोन देकर एसेट बना लेता हूं अपना। लेकिन तब तक मैंने क्या काम किया, मैंने अपना एटीएम लगाया, एटीएम मशीन में डेबिट कार्ड लगाया और वहां से पैसा स्वैप कर लिया, पैसा निकाल लिया, तो बैंक के अरमान टूट गए। फिर दूसरा जो पैसा होता है टाइम लायबिलिटीज वाला, वो कौन सा होता है? टाइम लायबिलिटी का, टाइम लायबिलिटी का पैसा भी दो होते हैं। पहला कौन सा? जो फिक्स डिपॉजिट है, जो फिक्स डिपॉजिट है, आपने सुना होगा ना कि एफडी करा देते हैं, तो यही है। दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। दूसरा कौन सा पैसा? आरडी का। मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट करा दी, 6 महीने से कम की नहीं होती है, 6 महीने की करा दी, 1 साल की करा दी, या 5 साल की करा दी, जितनी ज्यादा फिक्स डिपॉजिट का टाइम पीरियड रहेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट उस पर बनता है। तो आपने करा दी 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, कि हमने एक काम किया, 5 साल के लिए पैसा को सीज कर देते हैं, और बैंक को भी टेंशन नहीं रहती है, बैंक को भी रहता है कि मेरे को 5 साल बाद पैसा देना है। तो बैंक आपका जो पैसा है, मतलब आपने 5 लाख की एफडी करा दी 5 साल के लिए, तो जो 5 साल अब बैंक को ये मैसेज चला गया कि ये जो बंदा है, ये जो कस्टमर है, ये 5 साल तक अपने 5 लाख रुपए को लेने नहीं आएगा। अगर बीच में लेने आएगा तो फिर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको नहीं देंगे। तो आपके उस 5 लाख रुपए को वो किसी दूसरे को दे देंगे। मन आपने जमा किया एफडी को, मेरे लोन की जरूरत थी, तो बैंक ने मेरे को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देगा, और जो लोन के रूप में मेरे को प्रोवाइड किया जाएगा, सीधी सी बात है, जो आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे कहीं ज्यादा मेरे जो लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट होता है। तो जो बीच में मार्जिन बैठेगा दोनों का, मान लीजिए आपका एफडी है 6%, बैंक ने मेरे को दे दिया 8%, तो बीच में 2% का जो मार्जिन है, वो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक उसका बैंक का एसेट बन जाएगा। या मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूं दूसरी तरीके से, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो एनडीटीएल है, नीचे लिखते हैं ना, जो एनडीटीएल है वो क्या है भाई? जब मैं करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट के रुपये को जोड़ देता हूं, और उसके साथ जो फिक्स डिपॉजिट है, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, उसके पैसे को जोड़ देता हूं, तो मेरा क्या निकल के आता है इस एस्पायरेंट? एनडीटीएल निकल कर सामने आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं एनडीटीएल को सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, तो एनडीटीएल क्या है? साइज ऑफ बैंक कह सकते हैं, है ना? ये हो सकता है साइज ऑफ बैंक, मतलब बैंक का क्या साइज है। जिस बैंक का ज्यादा एनडीटीएल होगा उस बैंक का साइज भी बड़ा होगा। मतलब कोई बैंक के पास में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में रुपया आया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में रुपया आया हुआ है, तो बैंक में किस में जुड़ जाएगा? बैंक की साइज में जुड़ जाएगा, तो एनडीटीएल उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे टूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, ट्रेडिशनल टूल्स।
ठीक है, तो इसको एक और लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, बैक करते हैं इस स्लाइड को, आ गया, इसको लिख सकते हैं एनडीएल को, एनडीटीएल को एक और फॉर्मूला में आपको लिख देता हूँ। एनडीटीएल इजकल टू कासा, कासा का मतलब क्या है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, प्लस एफडी और आरडी। तो आपको बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, इसी से काम मेरा चल जाएगा। ठीक है, जब भी अगर मैं बात करूंगा एनडीटीएल तो आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और एफडी और आरडी के पैसे की बात की जा रही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं थोड़ा, है ना। इन द बैंकिंग सिस्टम, इन द बैंकिंग सिस्टम द डिपॉजिट्स with the bank with the bank can be termed as a part of its liability. On other hand, on other hand, on other hand, the loan, जो मैंने अभी आपको समझा बस उसी को लैंग्वेज में लिखा था। व्हेन लोन गिवन by a bank can be termed as a part of its asset, its asset। ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट इसी में द डिपॉजिट और लायबिलिटीज और liabilities of a bank can again be classified into टू पार्ट्स, है ना। तो कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला, डिमांड डिपॉजिट, ये इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड लायबिलिटी। डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड लायबिलिटीज, इसको क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। ये इसको एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, टर्म या फिर ऑब्लिक करके टाइम डिपॉजिट, या फिर इसको लिख सकते हैं टर्म या टाइम लायबिलिटीज। टर्म या टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसी साइड लिखते चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर भी इसी साइड में आ जाएंगे, है ना। दैट डिपॉजिट्स with a bank with a bank which can
बी विथड्रॉन, वाई withdrawn by depositor एनी टाइम, डिपॉजिटर एनी टाइम मतलब किसी भी समय डिपॉजिटर के द्वारा, जिसने डिपॉजिट की है उसके द्वारा कभी भी निकाली जा सकती। अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट या फिक्स मैच्योरिटी पीरियड और लिख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स have a fixed maturity time या maturity period and they can be withdrawn only, इस स्टडी लिखते हैं only after a only after a particular fixed time they include fixed deposit ब्रैकेट में लिख लेंगे एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो बोलते हैं आरडी। ठीक है, यहाँ इतना हो गया समझ। अब एक और चीज मैं आपको समझाता था, तो फिक्स टाइम में क्या होता है कि आपको वन टाइम में पूरा पेमेंट इन्वेस्ट करना होता है, मतलब पूरा पेमेंट बैंक को देना होता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये हर महीना एक तारीख को जमा करते चले जाए। मानो जैसे मैं हूँ, मैंने क्या काम किया, मैंने एक अकाउंट खुलवाया, उसको आरडी से कनेक्ट कर दिया और उसमें बता दिया कि मैं हर महीने की 15 तारीख को या हर महीने किसी भी तारीख को इसमें क्या करूंगा, 5000 रुपया या 2000 रुपये, 500 रुपया इसमें ऐड करता जाऊंगा। तो मानो मैं 5000 रुपये करता हूँ तो 12 महीने में मैं लगभग 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो, मतलब उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 60,000 रुपये पे मेरे को हर महीने इंटरेस्ट मिलती रहेगी। तो फिर आपसे दिमाग में आता है कि सर एक काम क्यों नहीं करें, जो हमारा सेविंग अकाउंट है फिर वहीं पर हम इस पैसे को रखते हैं। तो एस्पेरेंट सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, लेकिन जो एफडी है या जो फिर आरडी है वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सही है, 6% तक, 6 या 6.25% तक इंटरेस्ट अलग अलग बैंक पे वेरी करता है, इतना इंटरेस्ट आपको मिल जाता है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हैं जो आपकी पॉकेट मनी आती है तो उसमें से थोड़ी सी बचत करने की कोशिश करें और अपना अपना अकाउंट खुलवा लें, है ना। कहाँ खुलवाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाकर खुलवा सकते हैं, किसी बैंक में भी जाकर खुलवा सकते हैं। बोल देना कि सर हमको आरडी करना है, रिकरिंग डिपॉजिट करना है। आप 1000 रुपये निकाल सकते हैं हर महीने। अगर आप 1000 रुपये हर महीने निकालेंगे तो 12 महीने में आप 12,000 इन्वेस्ट कर देंगे और जो आपका रेट वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह मिलके वो लगभग कितना हो जाएगा, 15 या 15 के आसपास में बैठ जाएगा, 15,000 के आसपास। ऐसा आप अगर 10 साल कर लेंगे, आप जानते हैं फिर कितना पैसा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझाने का मेन उद्देश्य यही था। तो जो आज की क्लास थी वहां पर हमने डिस्कस कर लिए ये सारी चीजें। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ी सी चीजें और लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना। अब नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लिखते हैं। व्हेन द डिमांड लायबिलिटी
एंड द टर्म लायबिलिटी ऑफ ए बैंक आर combined together we derive the NDTL of the बैंक ठीक है। एनडीटीएल आप जानते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आज की बात करें, जो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया उसकी बात कर लेते हैं, एक समरी बना लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ पर हमने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फॉर्मुलेशन लिख सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज की, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई कैसे जाती है ना, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कब बनाई जाती है, कब रिवाइज की जाती है, ये सब हमने देखा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है एस्पायरेंट, इसके साथ साथ जो इसका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसका उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा जो क्या है स्टांस है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, जहां पर हमने देखा कि अकोमोडेटिव स्टांस है, न्यूट्रल स्टांस को अपनाता है, या फिर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस को अपनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है ना। यहाँ पर हमने दो प्रकार के टूल्स को देखा। पहला जो ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल टूल्स, और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, वहां पर हमने देखा कि ट्रेडिशनल टूल्स जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन से? क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, जो मात्रात्मक उपकरण है, उनकी चर्चा करेंगे। क्वालिटेटिव टूल्स देखा, और उसके साथ साथ हमने देखा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव में 8 देखे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टडी SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और SDF। सबसे लेटेस्ट कौन सा जोड़ा गया इसमें? SDF जोड़ा गया, उसको भी अच्छे से। फिर हमने देखा क्वालिटेटिव टूल्स में मोरल सुएशन, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें वहां पर देखा हमने। और उसके बाद जो हमने देखा वो देखा NDTL, है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यही तो देखा। तो ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं, इनकी तरफ चलेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स में क्वांटिटेटिव टूल्स को हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, दूसरी क्लास में हम देख लेंगे जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं उनकी बात करें, फिर नॉन ट्रेडिशनल टूल्स की बात कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, और अपने ज्ञान को ऐसे ही एक्सप्लोर करते, अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ इकोनॉमी की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, और आप अगर अच्छी लग रही है तो इसको आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जुड़िए हमारे साथ इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।